कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका वैसा हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। ठीक है, और पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता है, 5वां 6वां। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, शाहबाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता है जयशंकर प्रसाद, बा आता ऋतुराज, सा आता सूरदास और दा आता धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, नंदन का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए, और बा आता गोपियों के लिए, सा आता कृष्ण के लिए और दा आता सूरदास के लिए। तो यहाँ पर नंदन का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, कृष्ण के लिए। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बेहादी शब्द का अर्थ है। तो आपका इसका ऑप्शन आता आधार, बा आता चिंता, सा आता आपका रोग और दा आता विरह। तो यहाँ पर बेहादी शब्द का अर्थ होता है रोग। ठीक है, तो आपका रोग करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका चौथा आता है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी महात्मा गांधी की, बाता भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर की, और साता सरदार पटेल की और दाता सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पर कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 5वां आता, 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता संधि, बा आता आपका समास है, और साता वाक्य रूपांतरण और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा, समास। फिर आपका आता 6वां, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, एकांकी, बा आता व्यंग और सा आता निबंध, दाता कहानी। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा, कहानी। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, आपके लिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। तो पहला आता है, सूर्य की भक्ति दंड भाव की है। तो यहाँ पर सूर्य की भक्ति, ठीक है, सख्य भाव की है। तो आपका यहाँ पर सख्य हो जाएगा आंसर पहले का। ठीक है, सख्य भाव की है। फिर दूसरा आता, गोपियों ने मधुकर संबोधन डोंट के लिए दिया। तो यहाँ पर ठीक है, गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। ठीक है, उद्धव आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला दूसरे रिक्त स्थान का। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर तीसरा आता, डॉट में लेखक अपने जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आत्मकथा में लेखक अपने जीवन वृत्त को स्वयं, ठीक है, जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर आपका आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आत्मकथा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, आत्मकथा आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका जो चौथा आता है, बी रस का स्थायी भाव डोंट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपका उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उत्साह आपका आंसर रहने वाला है। और फिर जो आपका आता है 5वां, ठीक है, भोलानाथ और उनके साथी अमूल्य को घिसकर डोंट बजाते थे। तो यहाँ पर भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, शहनाई आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, शहनाई आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां, समास के भेद डोंट है। तो समास के आपके यहाँ पर 6 भेद होते हैं। तो 6 आपका इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। फिर दूसरा आता है, 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो आपको बता दें, 1 अंक वाली रचना 1 अंक की कहलाती है, कहानी नहीं कहलाती है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता, भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है।
फिर जो आपका आता है लेखक शिवपूजन शाह के पिता आटे की गुड़ियाँ मछलियों को खिलाते थे, तो ये आपका 17 रहने वाला है। और जो 6वां आता है जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो ये आपको बता दें जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत असत भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आओ बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। पहली आती आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर को आपको यहाँ पर नागार्जुन से मैच करना है। और दूसरी आती कहानी के तत्व, तो कहानी के तत्व आपके यहाँ पर 6 होते हैं। ठीक है, फिर तीसरी आती दोहा, तो दोहा को आपको अर्ध सम्मात्रिक छंद से मैच करना है, आपकी तीसरी हो जाएगी। चौथी आती संधि के प्रकार, तो संधि के आपके यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, संधि के जो आपके यहाँ प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। जो आपके यहाँ पर चौथी रहेगी तो आपको 3 से मैच कर देना है। 5वीं आती है आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसको आपको दोहरा लाभ से मैच करना है, ये आपकी 5वीं रहेगी। और जो 6वीं आती है निस्तबद्धता, ठीक है, तो इसको आप किससे मैच करना है, 6वीं को आपको सन्नाटा से मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 5 आता है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो यहाँ पर गोपियों ने भ्रमण के बहाने, ठीक है, उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो उद्धव आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले का। फिर दूसरा आता सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, तो इसका आंसर रहेगा माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण की प्रधानता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला, माधुर्य। ठीक है, माधुर्य गुण आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, माधुर्य गुण। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संगमरमर। ठीक है, संगमरमर से यहाँ पर नेताजी की मूर्ति बनी थी, तो संगमरमर आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर रिपोर्ताज फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और जो आपका 5वां आता रसोई घर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर रसोई घर में आपको रहेगा तत्पुरुष समास, रसोई घर में आपका जो समास रहेगा वो आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास रहने वाला। ठीक है, अव्ययभाव समास। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बापूजी। ठीक है, बाबूजी कहकर बुलाते थे, बाबूजी आपका इसका आंसर रहने वाला बापूजी। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने अच्छे से यहाँ पर ऑब्जेक्ट याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 5 प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा आता नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपके यहाँ प्रगतिवाद की विशेषताएं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक इतिहास का चित्रण और सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग। ठीक है, इस तरह से आपकी यहाँ हो जाती हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं। और साथ ही जो इसका आपका अथवा दिया गया था, ठीक है, नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आता है सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सूरदास की आपकी जो यहाँ पर 2 रचना रहेंगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए सूरसागर सूरसरावली, ये आपके यहाँ पर सूरदास की आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। साथ ही इनका भाव पक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए सूरदास कृष्ण भक्त थे, सूर्य ने अपने पदों में मानव के मन को भावों को प्रकट किया। सूर्य के काव्य में शांत श्रृंगार और बास्य रस का स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। सूर्य बास्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं और साथ ही इनका कला पक्ष भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए जो इसका अथवा वाला दिया गया था, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। हम जो आपका यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन है साथ ही जो अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका 7वां आता है उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा उद्भव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते, और आप खाद देख लीजिए जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्भव भी इनके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, तो आपको याद कर लेना है। और साथ ही जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं थे, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 8वां आता परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो आपको यहाँ से कोई 3 पॉइंट याद कर लेना है।
अब चलिए जो इसका आपके यहाँ पर दिया गया, लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर नौवां आता चौपाई छंद की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी यहाँ पर चौपाई छंद की परिभाषा। यह एक मात्रिक सम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के आखिरी में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। साथ ही इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 10वां महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है और खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन रहता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो यहाँ से आपको 2 या 3 अंतर याद कर लेना, क्योंकि आपका 2 नंबर का आया है, तो 2 अंतर याद कर लीजिए या 3, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का अथवा देख लेते हैं। तो 10वें का आपका अथवा आता हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण सही लिखिए, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका 11वां आता रिपोर्टाज किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रिपोर्टाज किसी घटना के, ठीक है, यथातथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट सामान्य रूप से ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। तो इस तरह से आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो इसका अथवा दिया गया हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उन्हीं की रचना लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां था आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, 12वें का अथवा, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 13वां था मन्नू भंडारी की भाषा शैली की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी मन्नू भंडारी की आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आपका बंटी और मैं हार चुकी, ये आपकी यहाँ पर 2 रचना हो जाती हैं। साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, मन्नू भंडारी जी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्सम तद्भव देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। इस तरह से आपको भाषा भी बदल जाती है, यहाँ तक बदलती जाती है, यहाँ तक पूरे याद करना है। और इनकी शैली भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मन्नू भंडारी जी की शैली की निम्न विशेषताएं हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 14वां था भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर जो इसका अथवा दिया गया, मूर्ति पर लगा सर करने का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। फिर आपका आता अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। इस तरह से आपके 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया संधि किसे कहते हैं, संधि की भेद लिखिए, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर 16वां आता निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए, मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और यह आपका विद्यालय है, इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और इसका अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए, आग का तारा होना और आग में घी डालना, इनका आपको अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखना है। तो इनके आंसर वोकल यानी ये आपके इजी रहते हैं, इसका आंसर आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, तो इनके आंसर आप खुद कर सकते हैं, कोई इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 17वां आता माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए, ठीक है। 7वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता, तो आपको यहाँ पर लेखक ने इस कहानी का नाम माता का अंचल रखा है। इस पाठ में माँ के अंचल को समझाने का प्रयास किया। भोलानाथ को अपने माता पिता दोनों से बहुत प्रेम प्राप्त हुआ। भोलानाथ का पूरा दिन अपने पिता के साथ ही बिता करता था, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सुलझाने में लग जाती है, यहाँ तक पूरा याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 17वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न। फिर आपका 18वां आता निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्यवहार लिखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। इसका आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र के पाठ पद से लिया गया है, इसके रचयिता सूरदास हैं। और प्रसंग आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रसंग देखने के बाद आप यहाँ पर इसका भावार्थ यानी व्याख्या देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है, तो पूरी आपको याद करनी है।
पहले आप यहाँ पर इतनी व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इतनी पूरी आपको याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए नीचे भी आपकी दी गई है, तो इस तरह से पूरी आपको व्याख्या यहाँ पर याद कर लेना है। आप एक साथ पूरी यहाँ पर व्याख्या लिख लीजिए। ये आपकी एक साथ पूरी व्याख्या यहाँ पर दी गई है और ये आपका संदर्भ प्रसंग दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा वाला दिया गया है, इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता हूँ 19वें क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बार बार सोचते क्या होगा, तो इसका संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर संदर्भ दिया गया। प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक क्षितिज से ली गई पाठ में कैप्टन की देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया। प्रसंग हो जाएगा, हालदार साहब ने कैप्टन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। ठीक है, और व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी यहाँ व्याख्या भी इसमें दी गई है। ठीक है, ये आपकी व्याख्या पूरी की पूरी आपको याद करनी है, साथ ही इसका प्रसंग और संदर्भ। ठीक है, आप एक साथ पूरा देख लीजिए। इस तरह से आपकी यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, पूरा आपको याद करना है। ये आपकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखिए। परोपकार का महत्व। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए परोपकार का महत्व पर आपको अनुच्छेद हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका परोपकार पर महत्व पर अनुच्छेद, तो पूरा आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, तो अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए आपका परोपकार के महत्व पर अनुच्छेद है, तो पूरा याद करना है आपको। अब चलिए आपका यहाँ पर दिया गया है 21वां निम्नलिखित आपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन 3 प्रश्नों को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। और गद्यांश आता है तो गद्यांश के भी 3 प्रश्न आते हैं। इन गद्यांश के तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। ठीक है, 22वां जो आपका यहाँ पर दिया गया है 21वां और 22वां 23वां, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।